Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see chapter number 10 of theme D, Governance and Democracy of class 7th New NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So इस थीम का हमने एक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, चैप्टर नंबर 9. इसके एक्स्ट्रा नोट, समरीज वगैरह सभी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं. ये थीम डी का चैप्टर 10 है, जिसका पार्ट 1 इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. नाम है चैप्टर का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके ऊपर ये चैप्टर दिया हुआ है. तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो आई होप अभी तक जो प्रीवियस वीडियोस हमने बनाई हैं वो देख लिए हैं. आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो कंटेंट शीट देख लेते हैं. थीम ए के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी हमने देख लिए हैं. थीम बी के 4, 5, 6 ये तीनों चैप्टर हो गए हैं. थीम सी का चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है. थीम डी का चैप्टर 9 हो गया है. चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं. थीम ई का चैप्टर 11 और 12 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं. तो बस हमारा अब एक चैप्टर बचा है और थीम ये चैप्टर नंबर 12 जो है इसके एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बाकी है. सो वी विल कंप्लीट द इंटायर सिलेबस वेरी सून. लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 10 एंड सी व्हाट इज देयर. तो चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, कैसे बना है, ये सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. तो यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं इंडिया के, उनके द्वारा ये कहा गया है. तो उन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ वी आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन अडॉप्टेड. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान उन लोगों ने बनाया है, तो राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि अगर उसके हिसाब से हम अपने आप को चलाते हैं या अगर हम सब अपने संविधान के नियमों का पालन करते हैं, तो आई एम श्योर वी शैल बी एबल टू वेरी सून टू मेक आवर कंट्री ग्रेट. तो हम जल्दी ही अपने देश को महान बना सकते हैं. दिस इज अ गोल विच इज विद आवर पावर टू रीच, बट इट्स रियलाइजेशन वुड रिक्वायर हार्ड physical and mental labor and above all great moral regeneration. So ये जो हम कह रहे हैं कि हम अपने देश को महान बना सकते हैं, इतना आसान नहीं होगा. ये जो गोल है, ये जो भी हम सोच रहे हैं, ये हमारा जो मकसद है, ये हम अपने देश को महान बनाने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी. यहाँ लिखा है फिजिकल एंड मेंटल लेबर. ठीक है. इसके साथ ही हमें अपने विचार, जो मोरल रिजेनरेशन है, मतलब हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं, नैतिकता है, उसे भी दोबारा से अपनाने की या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो देश है उसमें हमने डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र जो होता है उस हिसाब से हमारा संविधान बना है. बट द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्स इन दोज हु हैव टू वर्क विद देम willingness to respect the viewpoint of others, capacity of compromise and accommodation. So हमने लोकतंत्र वाला संविधान बना तो दिया, लेकिन लोकतंत्र यानी जो डेमोक्रेसी है वो सही से तभी चलती है, डेमोक्रेसी सही से वर्क तभी करेगी जब हम एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे. ये देखो लिखा है व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स वी विल रिस्पेक्ट. ठीक है. तभी जाके हम एक अच्छी डेमोक्रेसी बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता भी करेंगे और मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेंगे. तभी जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है अच्छे से वर्क करेगा. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से नहीं होता, संविधान बनाने से नहीं होता. संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी रूल बुक, जिसमें रूल्स लिखे हैं कि किस हिसाब से हमारी जो कंट्री है वो वर्क करेगी. ओके. ये हमने क्लास 6 में भी देखा था. तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से नहीं होगा, कैसे अच्छे से मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को समझना है, तभी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सही से वर्क कर सकता है. यहाँ पर आप देख सकते हो रिपब्लिक डे परेड का एक ग्लिम्स दिया हुआ है, 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं. नाउ बिग क्वेश्चंस कौन कौन से इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. पहला हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाई वी नीड वन. देन हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड, हमारे देश का जो संविधान है वो बना कैसे. फिर देखेंगे हाउ डिड आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी है ना, फ्रीडम का जो स्ट्रगल था हमारा वो, और जो हमारा सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता, प्राचीन सभ्यता जो विकसित हुई, उसकी जो धरोहर है, उसका क्या इन्फ्लुएंस था, मतलब उसका क्या रोल है हमारे देश के संविधान को बनाने में. ये सारी चीज़ें जानेंगे. देन व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो संविधान है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं एंड ये आज के समय में भी क्यों रेलिवेंट है, इवन दो इट वॉज रिटन मोर देन 70 ईयर्स अगो. 70 साल लगभग हो गए हमारी आज़ादी को, इससे भी पहले का ये लिखा हुआ है, तभी भी आज के समय में रेलिवेंट क्यों है.
ठीक, तो इस सब क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में हमें मिलने वाले हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है, इट वॉज येट अनदर चिली जनवरी मॉर्निंग इन दिल्ली मच लाइक एवरी रिपब्लिक डे। हर रिपब्लिक डे जैसे जनवरी में आता है 26 जनवरी को, जितनी ठंड होती है दिल्ली में, वैसा ही एक दिन है। मास वॉइस इको थ्रू द हाउस, वेक अप इट्स टाइम और यूल मिस द परेड। सो मम्मी आवाज लगाती हैं बच्चों को कि उठ जाओ, परेड स्टार्ट होने वाली है। पापा ऑलरेडी अप स्विच्ड ऑन द टेलीविजन टू दूरदर्शन एंड कॉल आउट कुमार निहारिका कम क्विकली। पापा पहले से ही जगे हुए थे, उन्होंने टीवी स्विच ऑन किया ताकि परेड देख सके, जो भी हमने इमेज देखी है ना। द परेड हैज स्टार्टेड, परेड स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने बच्चों को बुलाया। द चिल्ड्रन जम्प्ड आउट ऑफ देयर वार्म बेड्स रशिंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन ईगर नॉट टू मिस इवन अ मोमेंट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। बच्चे खुश होकर कूदे और जाकर टीवी के फ्रंट में बैठ गए, टीवी के आगे बैठ गए, क्योंकि वो एक भी इवेंट मिस नहीं करना चाहते थे रिपब्लिक डे परेड का। नाउ द साइट ऑफ मैजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स, वाइब्रेंट डिस्प्लेज एंड अनफर्लिंग ऑफ ट्राई कलर एट कर्तव्य पथ देन फिल्ड द रूम विद प्राइड एंड एक्साइटमेंट। जो जैसे कि यहाँ पर इमेज में देखते हैं किस तरीके से मार्चिंग होती है, एक जैसी चाल में सभी चलते हैं, एक जैसे कपड़े दिखते हैं, किस तरीके का जो यहाँ पर परेड का इवेंट होता है, एक प्राइड वाली फीलिंग आती है, अपने नेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। अनफॉलिंग ऑफ ट्राई कलर, झंडा जो फहराया जाता है उसे कहते हैं ट्राई कलर यानी तिरंगा। This day carries a deep significance. It marks the coming into effect of Indian Constitution on 26 January 1950. अब ये जो 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसे हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, तो किस खुशी में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मतलब 26 जनवरी 1950 को 1950 में हमारे देश ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लाया था। इस दिन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। ओके, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किताब कैसी दिखती है, आगे पिक्चर दी गई है, अभी देखेंगे। सो द बुक इन द पिक्चर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टू कीप इट सेफ इट इज केयरफुली प्रिजर्व्ड इन अ helium filled glass case in parliament. But what exactly is a constitution and why is it so important? आगे ये जो किताब दी गई है ये आप देख सकते हैं, इसको पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर हीलियम जो है गैस उससे फिल्ड एक ग्लास केस के अंदर रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? सो अभी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यस, यहाँ दिया हुआ है हीलियम जो है एक गैस है जो रिएक्ट नहीं करती है, डजंट रिएक्ट विद पेपर और इंक, हेल्पिंग टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम। जब आप कॉपी किताबें बहुत पुरानी अगर आपको मिलती होंगी आपके घर में, समझ लीजिए आपके पापा के समय की या मम्मी के समय की, तो आप देखते होंगे पेजेस खराब हो जाते हैं, थोड़े ब्राउनिश दिखने लग जाते हैं, येलो येलो, इंक भी बहुत फेड होने लगती है ना। लेकिन हीलियम गैस में अगर हम पेपर या इंक को प्रिजर्व करके रखते हैं तो वो वैसे की वैसी रहती है, खराब नहीं होती। इसीलिए जो ओरिजिनल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, उसको हीलियम फिल्ड एक ग्लास, कांच का एक केस है उसमें बंद करके रखा गया है। ये ओरिजिनल किताब है ताकि ये खराब ना। ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कहा हुआ है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्या है, क्यों है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स रिमेंबर। यहाँ दिया हुआ है, रिकॉल दैट इन ग्रेड 6 क्लास 6 में वी सॉ द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लास 6 में देखा था, जिसका मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ नेशन। नेशन मतलब कंट्री। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक नेशन को कैसे चलाना है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और सिद्धांत और लॉज यानी कानून वगैरह लिखे हुए हैं। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट जिसमें हमारे देश के नियम कानून या सिद्धांत क्या है, हमारा देश कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में लिखा है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 लिस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड अबाउट अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप लोग ग्रुप्स बना के डिस्कस कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसने लिखा, ये कौन कौन इन्वॉल्व थे लिखने में, है ना, फिर इसे क्या मशीन से लिखा गया या हाथ से लिखा गया, या फिर इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, राइट, तो कब से शुरू हुआ ये बनना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। सो अब जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में आगे जानना है। तो चलिए रीड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें दैट मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ आवर कंट्री प्लेज टू अपहोल्ड। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा लेना। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं, वो कसम खाते हैं या फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो इसके हिसाब से कार्य करेंगे। द प्रेसिडेंट टेक्स एन ओथ, ओथ मतलब होता है कसम खाना। सो प्रेसिडेंट जो है
राष्ट्रपति जो है हमारे, वो कसम खाते हैं कि वो इसको प्रिजर्व करेंगे, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, ये हमारे संविधान को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस जो होते हैं, प्रॉमिस टू फॉलो इट्स प्रोविजन। प्रोविजन मतलब जो जो प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, नियम कानून, जजेस कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम उन्हीं सभी प्रावधानों के हिसाब से चलेंगे और उनको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा रूल बुक जो हमारे देश के बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कौन कौन से ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब कहते हैं हम इनके हिसाब से चलेंगे और इसके प्रोविजंस को प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? थोड़ा तो हम समझ गए, अब डिटेल में जानते हैं। सो सिंपल आंसर इज दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट अ नेशंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज, जिसमें किसी भी कंट्री के बेसिक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत लिखे हैं, कानून व्यवस्था लिखी है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें क्या क्या लेआउट किया गया है, क्या क्या लिखा गया है? द फ्रेमवर्क ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, उसका फ्रेमवर्क दिया है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? रूल बनाना, एग्जीक्यूटिव का उस रूल को पूरा करना, और जुडिशरी का ये देखना कि जो रूल बना है या पूरा हुआ है ये संविधान के हिसाब से है या नहीं, कानून के रूल बुक के हिसाब से, रूल बुक जो है उसके हिसाब से फॉलो होता है कि नहीं। तो इन सभी के क्या काम होंगे? जैसे मैंने बोला लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, कानून बनाती है, तो किसने बोला कि लेजिस्लेचर कानून बनाएगी? ये जुडिशरी का काम भी तो कर सकती है? नहीं, ये सारे रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है हमारी उसमें लिखे हुए हैं। नाउ चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग्स 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अभी जो 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, जिसमें हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों जो काम कर रहे हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कोई किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता कार्य करने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मनमर्जी चला लेगा। लेजिस्लेचर ने जो काम किया है जुडिशरी देख सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं है, तो चेक और बैलेंस यहाँ पर मेंटेन होता है इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में। क्यों? ताकि इंश्योर हो फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब फेयरनेस कि सभी रूल्स वगैरह सही से सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जा रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गवर्नमेंट सही से रिस्पॉन्सिबल तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ले लिया और कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। हमने पढ़ा था ना इलेक्शन का प्रोसेस क्यों है कि जिन गवर्नमेंट को हमने चुना है अगर वो सही से फंक्शन नहीं करेगी तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हम नहीं चुनेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया? अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। क्या होता अगर इलेक्शन हमारे संविधान में लिखा ही नहीं होता? तो जो चुना जाता एक बार या जो राजा बनता वही हमेशा राजा रहता, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं। और क्या लिखा है? राइट्स, जो सिटीजन है, नागरिक है, सिटीजन मतलब नागरिक, हम क्या है अपने देश के नागरिक है, तो सभी नागरिक के पास कुछ अधिकार होते हैं, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती हैं। वो क्या क्या हैं राइट्स और ड्यूटीज, वो बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और आउटलाइन किया गया है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। हमारा जो देश है, राष्ट्र है, उसके लंबे समय में, जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं कि सबके पास अपना घर हो, सबको पानी की व्यवस्था हो, सबके पास बिजली हो, ये अभी शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं कि हमें अपने देश को विश्व में एक अच्छे स्तर पर ले जाना है, डेवलप कंट्रीज़ में आना है, या कुछ एस्पिरेशन जो देश के मतलब अभी की ज़रूरतें हैं। जैसे अभी हमने सोचा, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, सबके पास पानी की व्यवस्था हो, तो ये क्या है? एस्पिरेशन है, हम सोच रहे हैं। ये एक आउटलाइन दिया गया है संविधान में कि ये चीज़ें हमें नागरिक के लिए करनी है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। सो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी तक हमने देखा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? तो यहाँ पर एक टेक्स्ट के थ्रू हमें समझाया गया है, चलिए पढ़ते हैं। आपको इमेजिन करना है दैट योर स्कूल हैज़ रीच द फाइनल टूर्नामेंट इन कबड्डी एट द स्टेट लेवल, कि आपका जो स्कूल है स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन हो रहा है कबड्डी का, उसमें फाइनल टूर्नामेंट में आप लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। ओपोनेंट इज स्ट्रॉन्ग टीम दैट हैज़ वॉन अ टूर्नामेंट 2 years in a row, जिसके साथ आपका फाइनल मैच होने वाला है। मतलब जो अपोजिट टीम है, ओपोनेंट्स हैं, वो पिछले 2 सालों से लगातार टूर्नामेंट फाइनल में जीत रहे हैं, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। दे आर एमिंग टू विन अ 3rd टाइम अ हैट्रिक।
अब वो लोग चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग टीम तो ऑलरेडी है, 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो वो चाह रहे हैं कि इस बार हम हैट्रिक कर लें, मतलब 3 बार लगातार जीतते हैं तो उसे हम हैट्रिक बोलते हैं। कह रहे हैं इस साल भी वो जीतना चाहते हैं। नाउ द मैच इज ऑन एंड अ प्लेयर फ्रॉम योर टीम हैज जस्ट गॉट वन ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द अदर टीम आउट, देन अ डिस्प्यूट ब्रेक्स आउट। तो क्या होता है, जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, मैच इज ऑन, मैच चल रहा है, आपकी टीम का एक प्लेयर, ये जो स्ट्रॉन्ग टीम है ना दूसरी वाली, उसके एक प्लेयर को आउट कर देता है और यहाँ पर डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। डिस्प्यूट यानी मतभेद या झगड़ा, ठीक है, झगड़ा लिख देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। एक झगड़ा स्टार्ट हो जाता है दोनों टीम के बीच में। क्यों? प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम इंसिस्ट दैट शी हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इनटू हर टीम एरिया बिफोर योर टीम प्लेयर्स कॉट हर। जो टीम का बंदा आउट, जो टीम का पर्सन आउट हुआ है, मतलब अपोजिट टीम का, वो कहते हैं नहीं, जब आपने पकड़ा तो हमारी जो मेंबर है वो हमारी टीम, मतलब ये लाइन होती है ना कबड्डी में, तो मान लो यहाँ पर आउट हुए तो कह रहे नहीं, हमारी जो ये मेंबर है हमारी साइड आ गए थे जब तक आपने पकड़ा, मतलब ये आउट नहीं है। तो रेफरी जो होता है, रेफरी कौन होते हैं? जैसे मैच में, क्रिकेट मैच में आप अंपायर देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई आउट है या नहीं, बॉल नो बॉल तो नहीं है, वैसे ही कबड्डी में रेफरी होते हैं। रेफरी ने ये सारी चीजें देखी, हैज सीन दैट प्लेयर फ्रॉम द अदर टीम वाज इंडीड आउट, कि सच में वो आउट है। अब रेफरी भी कह रहा है कि आउट है, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे किया जाए? टू सेटल द डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को, ये जो झगड़ा है इसको सेटल करने के लिए, एमिकेबली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने के लिए, ये जो रेफरी हैं उन्होंने, शी पुल्स आउट अ लिटिल ऑफिशियल रूल बुक, एक रूल बुक निकाली जिसमें सारे रूल्स लिखे थे। द टीम कैप्टन्स कन्फर्म विद द रेफरेंस एंड लुक एट द रूल्स, फिर जो दोनों टीम के कैप्टन्स थे उन्होंने रूल देखा उस रूल बुक में। देन दे अग्री दैट द प्लेयर वॉज इंडीड आउट, इंडीड मतलब सच में, वास्तव में, एंड योर टीम हैज वॉन द स्टेट लेवल ट्रॉफी। अब इसमें क्या होता है, जब उन्होंने रूल देखा दोनों टीम की कैप्टन ने, कि देखा कि हाँ ये तो सच में रूल है कि वो जो पर्सन है वो आउट था। अब इससे क्या हुआ, आपकी टीम जीत गई क्योंकि आपकी टीम की तरफ फैसला हुआ है ना। नाउ आगे देखते हैं। Discuss in your group what might have happened if there was no official rule book that the referee and the team captains could refer to. पहले तो दोनों टीम लड़ रही थी, तो अब आप डिस्कस कीजिए कि क्या होता अगर वो रूल बुक होती ही नहीं, ये रेफरी और टीम के जो कैप्टन है क्या रेफर करते फिर। What is required to ensure everyone agrees to abide by the rule book? तो ज़रूरत क्या है, एक रूल बुक तो थी है ना, जिसको दोनों ने, कैप्टन्स ने और रेफरी ने देखा, लेकिन क्या रूल बुक बना देने से काफ़ी होता? अगर दोनों लोग रूल बुक के रूल्स पढ़ते और कहते नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हमारी टीम का पर्सन आउट नहीं है, ऐसा होता? नहीं होता। तो रूल बुक को यहाँ लिखा है अबाइड, मतलब इससे बंधा होना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जो उसमें लिखा है। ओके, what might happen if the team captains did not agree to refer to the rule book at all? अगर टीम के कैप्टन मानते ही नहीं तो क्या होता? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर डिस्कशन करना है। सो think of a game that you play often and list the rules you follow. Each group will then present this set of rules to the rest of class. Listen to each presentation, discuss the rules and work together to decide a common set of rules for the game. What challenges do you face in reaching a consensus on rules that everyone agrees with? What could be the rule book for a country? How would it be made? देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। पहला तो ये कि क्या होता कि वो लोग रूल बुक मानते ही नहीं, है ना, तो जैसा कि कोई भी डिसीजन नहीं होता, लड़ाई झगड़ा चलता रहता, ये सब हम आगे देखेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या होती है, रूल बुक होती है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि इसे मानना है, नहीं तो सजा दी होती है, या जो भी पनिशमेंट वगैरह है वो मेंशन होती है ना। अब कह रहे हैं कि आप जो गेम्स खेलते हैं, या मान लीजिए आप कोई गेम खेलते हैं, उसमें आपको रूल बनाने को दे दिया गया। अब आपकी पूरी क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो आपको पूरी टीम के साथ मिलकर डिस्कशन करना है कुछ रूल बनाने पे। तो आप सोच सकते हो, आप कहोगे कि नहीं, एक बार बॉल जो होती है फर्स्ट टाइम आउट होगा तो आउट नहीं मानेंगे। ये कहेगा नहीं ऐसा नहीं होता, फर्स्ट टाइम में ही आउट होगा। फिर तीसरा कहेगा हाँ मैं इसके साथ सहमत हूँ, पहली बॉल पे आउट नहीं मानेंगे, सेकंड बार जब हम आउट होंगे तब उसको माना जाएगा। किसी भी तरीके का आप रूल बनाओगे तो ज़्यादा लोगों के बीच में जब डिस्कशन होता है तो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच पाना बहुत टफ होता है। यही लिखा है क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे। कंसेंसस मतलब कि आपस में एक सहमति हो पाए, ठीक है, एक सहमति पर आप लोग पहुंच पाए और कोई रूल बनाए, तो ये बहुत टफ काम है ना। अब मैंने क्या बात की, सिर्फ एक क्लास की बात कर रही हूँ, वो भी आपकी क्लास की, उसके बच्चों को आप जानते भी हैं, तभी भी डिस्कशन करने में इतना टफ हो रहा है। तो फिर यहाँ लिखा है व्हाट कुड बी द रूल बुक फॉर अ कंट्री, हाउ वुड इट बी मेड। अब पूरे देश की बात करें, पूरे इंडिया की बात करें, तो उसके लिए रूल बुक कैसे बनाया गया होगा, इतने लोगों के बीच में सहमति कैसे हुई होगी। किसी ऐसा तो नहीं कि रूल बुक बना रहे हैं
अब एक व्यक्ति कहेगा अरे मैं चाहता हूँ ये वाला रूल आए इस बुक में, अरे मैं चाहता हूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला रूल आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सबकी बात अगर रखेंगे तो कभी रूल पे हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे बनाया गया होगा ये रूल बुक, है ना। तो इसी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग लाइक अ रूल बुक फॉर द कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रूल बुक की तरह है हमारे कंट्री के लिए। नाउ ये जो क्वेश्चन था इसी का यहाँ पे मैंने छोटा सा आंसर दिया है, वैसे तो पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। सो द रूल बुक ऑफ अ कंट्री इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। जैसे हमने जब पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि गवर्नमेंट जब चुनी जाती है, चैप्टर नंबर 9 में मैंने आपको समझाया था, गवर्नमेंट जो चुनी जाती है तो वो डायरेक्टली जाके हमारे ऊपर रूल नहीं करती। ये कोई एरिया है, यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं अपने एरिया के किसी एक पर्सन को वो इलेक्शन में जिता देते हैं, है ना। अब ये जो व्यक्ति है ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो भी काम करेगा इन सभी पर्सन के बिहाफ पे करेगा, इसीलिए हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ये सब मैं 9th चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो पहले आपको वो चैप्टर देखना होगा, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ लोगों को हमने चुन लिया और अलग अलग जगह के ये लोग सभी एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। अब जैसे इन लोगों ने इस व्यक्ति को चुना तो ये एक व्यक्ति इन लोगों की जरूरतों को समझता है, ऐसे ही हर जगह के इंपॉर्टेंट पर्सन ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उसी को हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने ड्राफ्ट किया, फिर अग्री हुए बेसिक प्रिंसिपल्स पे, राइट्स क्या होने चाहिए, ड्यूटीज क्या होने चाहिए, मतलब अधिकार क्या होने चाहिए, सिटीजन के कर्तव्य क्या होने चाहिए, या देश को कैसे चलाया जाना चाहिए, इन सारी चीजों पे अग्री हुए और कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। आई होप इट इज क्लियर कि पूरा देश नहीं मिलके बुक बनाएगा, हर जगह पूरे देश को छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे हम बांट देंगे, हर हिस्से से एक व्यक्ति चुना जाएगा, ये सारे व्यक्ति मिलकर एक काउंसिल बनाएंगे जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं, एक कमेटी बनाएंगे और ये लोग डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होने चाहिए, अधिकार क्या होने चाहिए, ड्यूटीज क्या होने चाहिए सिटीजन्स के, बाकी सारी चीज, ठीक। आई होप इट इज क्लियर, इससे आपको आगे पढ़ने में आसानी मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है डोंट मिस आउट। Just as your textbook has many sections and chapters and Constitution of India has 25 parts and 12 schedules. Each part has section within it. It has world's largest written constitution. हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा written constitution है, लिखा हुआ संविधान है। When it came into effect, it has 22 parts, 8 schedules. You don't need to remember these numbers, but you can guess why they have increased since 1950. देखो यहाँ पर जब संविधान हमारा बना, पहले तो 2 फैक्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950, इस दिन जब लागू हुआ उस दिन इसके 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे इसमें, ठीक है, 8 शेड्यूल थे। इसका मतलब क्या होता है 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल। ये देखिए जैसे अभी हमने आपके कंटेंट शीट में देखा कि यहाँ पर थीम ए है, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, थीम बी है, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। वैसे ही आपका जो संविधान है, अपना जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक साथ पूरा लिखा हुआ नहीं है, उसमें कुछ पार्ट्स हैं, उसमें कुछ शेड्यूल्स हैं। ऐसे ही 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे जिस दिन अपनाया गया या लागू हुआ हमारा संविधान, ठीक है। लेकिन आज के समय में आप देखोगे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। तो आज आप देखोगे तो 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। शुरुआत में 22 थे, अब ये 25 क्यों हो गए होंगे? शुरुआत में शेड्यूल 8 थे, अब ये 12 क्यों हो गए होंगे? तो क्या संविधान में हम चेंजेस, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो रहे हैं? यस, वही यहाँ पे दिया गया है। आप गेस कर सकते हो कि ये नंबर्स क्यों बढ़े। 1950 में कुछ और थे और अब कुछ और है। जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हमें संविधान में ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं, ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिससे हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जब जो लगता है तो चेंजेस हो सकते हैं। तो कुछ नई चीज़ें ऐड की तो नए पार्ट्स बनाए, नए शेड्यूल्स बनाए, जिसके बारे में आगे डिटेल में आप पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। सो
द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, जो भी नियम है या सिद्धांत है इन अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल फंक्शन। सो जो रूल और सिद्धांत बनाए जाते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ का गवर्नमेंट, किसी भी देश का गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगा और वो फंक्शन कैसे करेगा, गवर्नमेंट को कैसे चुना जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। दिस इंक्लूड्स, ये जो रूल प्रिंसिपल है इसमें क्या होते हैं, मैनी प्रिंसिपल्स वी सॉ इन प्रीवियस चैप्टर्स, बहुत सारे तुमने प्रीवियस चैप्टर्स में ही देख लिए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये फॉर्म होते हैं और इनका काम कैसे होता है, ये सब देखा था हमने। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्राइब करता है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉज आर टू बी मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि ये लेजिस्लेचर जो है ये लॉ कैसे बनाएगी, ये जो एग्जीक्यूटिव है ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, हु इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, ये जो एग्जीक्यूटिव है इनको कौन इलेक्ट करेगा, मतलब इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट लेगा, कैसे जुडिशरी जो है वो बनाई जाएगी, मेरी जुडिशरी, इनके क्या राइट्स होंगे, और किसी भी सिटीजन के, एक एक नागरिक के जो देश में रह रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। ओके, नाउ many constitutions including the Indian constitution also state the values and ideals of country is committed to, for instance equality and justice for all। बहुत सारे देशों के जो संविधान है उसमें से हमारा इंक्लूडिंग, मतलब उसमें हमारा संविधान भी आता है बाकी देशों के संविधान के साथ, ये बताते हैं, उस संविधान में लिखा होता है कि हमारे देश के वैल्यूज़ क्या क्या हैं और आइडियल्स क्या क्या हैं। आइडियल्स मतलब हम अपने देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं हमारे देश में हो। तो जैसे इंस्टेंसेस यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, सबके साथ समानता का अधिकार हो, मतलब सबके साथ समानता से व्यवहार किया जाए, सब बराबर ट्रीट किए जाएं, सबके लिए न्याय हो, फ्रेटर्निटी भाईचारा हो, सबके बीच में एकजुटता हो, प्लूरलिज्म एंड फ्रीडम, आज़ादी हो सबके लिए। इन फैक्ट इन दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स दैट यूजुअली फॉर्म द बेसिस फॉर द लॉ एंड प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कुछ नियम कानून जो है ये बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, जिसमें सभी लोगों के अधिकारों को मेंशन किया जाता है। ओके, हमारे संविधान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, हमारे में नहीं बाकी और भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ पता होंगी और आइडियल्स लिखे होंगे कि सोसाइटी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो बताया होता है। फंक्शंस बताए होते हैं सभी गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर सिटीजन्स यानी नागरिक के राइट्स और ड्यूटीज़ बताए होते हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेंगे उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। स्ट्रक्चर लिखा होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखा होता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो संविधान में लिखी होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम अपने देश के संविधान की बात करेंगे कि इसको लिखा कैसे गया। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो हैं, जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक असेंबली बनी, सभा बनी, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें संविधान को जो बनाने वाले, मैंने अभी पहले बताया था जिन लोगों को हमने चुना था वो एक असेंबली में मिले, ठीक है। तो इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, जो हेड थे, सच्चिदानंद सिन्हा, वो स्टार्टिंग में हेड थे, प्रेसिडेंट थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली हुई है, इन्होंने ये जो असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लिखने के लिए, उसका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा है, आई विश योर लेबर सक्सेस एंड इनवोक डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट योर proceedings may be marked not only by good sense, public spirit and genuine patriotism but also by wisdom, toleration, justice and fairness to all। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, आई विश, मैं चाहता हूँ जो आप लोगों ने लेबर यानी जो काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो सक्सेसफुल हो, सफल हो और भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ठीक है। आपका काम समझदारी, देश के प्रति प्यार, न्याय, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है कि देशभक्ति, है ना, देश के प्रति प्यार, न्याय, सहनशीलता और सबके साथ बराबरी के भाव से किया जाए। जो भी आप काम करें, आपके जो विचार है या आप जो काम करें वो समझदारी से सबके लिए बराबर का भाव रखकर करें, ठीक है। सबसे ज़रूरी है
यहाँ लिखा है एंड अबव ऑल, इससे ये जो सारी चीज़ें पढ़ी इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, विद अ विजन, आपके पास एक ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, विजन होना चाहिए, विच मे रीस्टोर इंडिया टू हर प्रिस्टाइन ग्लोरी एंड गिव हर अ प्लेस ऑफ ऑनर एंड इक्वालिटी अमंग्स ग्रेट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आप जो भी काम करें उसका एक ऐसा उद्देश्य हो, विचार हो कि जो भारत को फिर से उसकी ग्लोरी, जो एक महान ग्लोरी थी, महानता थी, उसको बनाए रखे और बाकी के जो ग्रेट नेशन है वर्ल्ड में उनकी बराबरी, उनके बीच सम्मान और बराबरी का दर्जा दिलाए। ओके, तो ये चीज़ें लिखी हैं। नाउ नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। While India was struggling for independence from British rule, it was necessary to start planning for how we would govern ourselves. देखो, हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी चाहिए, किससे? ब्रिटिशर से, ब्रिटिश रूल से। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी प्लान कर रहे थे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो हम खुद को गवर्न कैसे करेंगे, हम अपने शासन को या हम अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाएंगे कैसे। सो देयर वर मैनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन लार्ज। जो उस वक्त के नेता थे या जो मेन लीडर्स थे उनके मन में ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे कि कैसे गवर्न करना है, इतना कल्चरली डाइवर्स है हमारी कंट्री, कॉम्प्लेक्स कंट्री है लाइक इंडिया। कल्चरली डाइवर्स मतलब अलग अलग कल्चर को मानने वाले लोग हैं, इतने सारे रिलीजन हैं, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स कठिन एक कंट्री है जिसके लिए हम कुछ रूल्स बना पाएँ। फिर व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड वी हैव, कैसी गवर्नमेंट हम रखें, क्योंकि ब्रिटिश का हमने देखा था पिछले चैप्टर में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, मोनार्की है वहाँ पर, तो क्या अपने देश में भी ऐसे रखना है या किस तरीके की गवर्नमेंट रखनी है। व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल शुड गाइड अस, क्या रूल्स बनेंगे जो हमें गाइड करेंगे। हु शुड हैव द राइट टू वोट, कौन कौन वोट कर पाएगा। ऐसा थोड़ी 5 साल के बच्चे का मन हुआ, नहीं मैं तो इसको नेता बनाना चाहता हूँ, तो उसको जाके वोट कर देगा, तो कौन वोट कर सकता है, ये रूल्स किसने बनाए, कैसे बनाएंगे। हाउ शुड वी डिसाइड ऑन डिस्प्यूट, और अगर कोई झगड़ा हो, जैसे अभी कबड्डी के मैच का एग्जाम्पल देखा तो रेफरी ने झगड़ा सुलझाया, अगर ऐसा कुछ रियल में झगड़ा हो तो फिर कौन सुलझाएगा। सो इतने सारे क्वेश्चन थे, तो टू आंसर दीज मैनी अदर क्वेश्चंस, और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अभी मैंने लास्ट पेज पे आपको बताया, एक असेंबली बनाई गई, एक तरीके से ग्रुप बनाया गया 1946 में। अब सोचो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, एक साल पहले से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। 1946 में एक असेंबली बनाई गई जिसमें देश के छोटे छोटे, जो हमने बताया पूरा देश है, इसके ऐसे हम छोटे पार्ट्स कर दें, यहाँ का एक व्यक्ति चुन के आया, यहाँ का एक व्यक्ति, यहाँ का एक व्यक्ति, ऐसे लोगों ने असेंबली में चुनकर अपनी जगह बनाई, जो कि काम करने वाले थे, इन क्वेश्चन के आंसर करने वाले थे और संविधान बनाने के जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने वाले थे। जब शुरू में असेंबली बनी तो कितने लोग थे इनिशियली, मतलब शुरुआत में 389 मेंबर्स, 389 टोटल मेंबर्स थे। बाद में लेटर रिड्यूस टू 299 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले इंडिया और पाकिस्तान साथ में थे, तो कुछ मेंबर्स जो ये 389 है उसमें पाकिस्तान वाले हिस्से के भी थे। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें से लोग चले गए जो पाकिस्तान वाले साइड के थे, तो बाद में कितने बच गए 299, ठीक है, ऑफ विच 15 वर विमेन। ये 299 में से 15 जो थे मेंबर्स वो औरतें थी, विमेन थी, ठीक है। दीज मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इंडियाज डाइवर्स रीजन, प्रोफेशंस एंड सोशल ग्रुप। अब ये जो मेंबर्स थे ना 299, ये कौन थे, ये हर एक सेक्शन को इंडिया के, ये अभी मैंने ड्राइंग बना के आपको बताया, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं, हाउ वॉज आर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप। अब तो असेंबली बन गई, लोग भी इकट्ठा हो गए, अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ, बनने का प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, तो पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डेवलप्ड एंड रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 3 years। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान बनाने के लिए असेंबली गठित हुई, उसको लगभग 3 साल, ऑलमोस्ट मतलब पूरे 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने में और लिखने में, ठीक है। ये बनी कब थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अभी हमने देखा पिछले पेज पे 1946 में, एग्जैक्ट डेट है 9 दिसंबर 1946 को ये स्टार्ट हुई, विद इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ प्रोविंसेस हुज मेंबर्स हैज बीन इन टर्न इलेक्टेड बाय पीपल। देखो ये देश था हमारा उस वक्त, मान लो इसमें प्रोविंस थे, जैसे अभी स्टेट्स है ना पूरे कंट्री में, वैसे उस वक्त प्रोविंस थे, ठीक है। हर प्रोविंस से एक व्यक्ति चुनकर आया और असेंबली का मेंबर बना। किस दिन असेंबली स्टार्ट हुई, 9 दिसंबर 1946 को। ये प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव असेंबली, हर प्रोविंस में एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वहाँ से मेंबर्स चुने गए। अब ये जो असेंबली बनी
अब सारे लोग थोड़ी, इसमें एक मॉनिटर होता है क्लास का, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हमने फर्स्ट पेज पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक कोट पढ़ा था, वहां पे लिखा था ये कौन थे हमारे देश के पहले डैश, इसको आप फिल करिए बिना पीछे जाए, देखते हैं कितने बच्चों को याद, ठीक है। तो इसके चेयरमैन, एक तरीके से मॉनिटर जैसे हमारे क्लास में होते हैं वैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, ठीक। अब आगे लिखा है द वर्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखो 9 दिसंबर 1946 में बना ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसका काम खत्म कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, मतलब लगभग पूरे 3 साल लगे। एंड रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट वॉज अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। अब इसका जो डॉक्यूमेंट इस दिन बनकर आया वो अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम इसे रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, इस दिन अडॉप्ट किया गया। Now, initial text of Constitution was prepared by a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar, an eminent social reformer and the first law and justice minister of independent India. B.R. अम्बेडकर जो थे वो कौन बने, ड्राफ्टिंग कमेटी, जब फाइनल डिस्कशन हो जाता था हर एक रूल पे, जब उसको ड्राफ्ट किया जाता था तो फिर B.R. अम्बेडकर उसी कमेटी के हेड थे। B.R. अम्बेडकर कौन थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज में समाज सुधार के लिए बहुत से कार्य किए, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर जो हैं वो भी B.R. अम्बेडकर ही बने थे। अब आपको नेट पे मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अभी के हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है, ठीक है। देखती हूँ कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना स्टार्ट हुआ। थोड़े से इसमें फैक्ट्स हैं, थोड़ी सी चीज़ें इसमें आपको टफ लग सकती हैं, इसीलिए इस वीडियो को आराम से एक बार और धीरे धीरे प्ले करके, और वैसे तो मैं नोट्स देती हूँ लेकिन खुद से आप ट्राई करिए कि समराइज करने का चैप्टर को, तभी आपको सारी चीज़ें याद होंगी, ठीक है। ये एक इमेज बेटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है हमें फिगर 10.3, यहाँ पे B.R. अम्बेडकर सीटेड सेंटर, ये जो है ये व्यक्ति आप देख रहे हैं ये B.R. अम्बेडकर जी हैं, बाकी के अदर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं इनके साथ। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी एक कमेटी थी जिसमें ड्राफ्ट रेडी किया जाता था, उनके चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे, बाकी के अदर मेंबर्स यहाँ पर दिए गए, ओके। आप बड़ी क्लासेस में इनके नाम भी जानेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर छोटा ही है लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, तो 3 या 4 पार्ट्स में हम टोटल एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह कवर कर लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था। प्लीज लेट मी नो कोई डाउट्स हैं तो, या कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं देखती हूँ कितने बच्चे इसको आंसर करते हैं। विल मीट विद द सेकंड पार्ट। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।